मुझे जेन्युइनली इनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये जग जा रहे हैं। हमारी बेट लगी थी जब हम लोग आ रहे थे फ्लाइट में कि सबसे ज्यादा सेल्फी किसके साथ खींची जाएगी, और मैंने बोला यार ये मैच लगाते ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो अमिताभ बच्चन है वो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, और शायद ये मैं बोल रहा हूँ वो कम नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम ही बोल रहा हूँ। सो लेट्स वेलकम ऑन स्टेज द वन एंड ओनली विजय केडिया। सर आप बैठे हैं, पहले मैं भी एक लाभ ले लूं, आपके साथ एक सेल्फी खींचा लूं, पता नहीं मौका मिले ना मिले। एक सेल्फी तो बनती है। हेलो, परफेक्ट। विजय जी गाना एंड में होगा, एक दो तीन पंक्तियां से शुरुआत करते हैं। गुजराती में बोलूं थाने प्रेम करूं छू। नहीं, बट मार्केट के माहौल पे दो तीन पंक्तियां हो जाए, भले आप गाना ना गाएं, एक कुछ मार्केट के माहौल पे जो आप समझते हो। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, वो गाना मेरा पुराना गाना है, वो गा देता हूँ। अच्छा आप गा रहे हैं? अच्छा चलिए। अच्छा सॉरी, सुना रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने सोचा वील सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, एंड में गाना गाएंगे, फिलहाल सिर्फ एक मुशायरा सुना दीजिए। मुशायरा क्या होता है? दो तीन लाइंस बोल दीजिए। हाँ वही। तो वो मेरा अभी मैंने जो अभी ट्वीट किया वो बता देता हूँ। वो है कि मैं ट्रेडर हूँ यारों, बड़ा मुश्किल है कमाना, मैंने 22 सेल जाना है। और उसकी अंतरा ये है कि मैं एक साल में जितना कमाता हूँ, क्या 1 या 2 दिन में सारा गंवाता हूँ, ऐसे कुछ है। तो फिर उसका उत्तर ये है कि मैं इन्वेस्टर हूँ यारों, मैंने बाई होल्ड जाना है, समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही गाना है। आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगेगा। वो मार्केट का स्टोरी है। और मैं 4 साल से ही बात बोल रहा हूँ कि जो FNO है, और मेरा कोट भी है कि इफ यू आर स्मोकिंग यू मे डाई इन 20 years और 30 years, बट इफ यू आर डूइंग FNO ट्रेडिंग यू मे डाई नेक्स्ट डे। मेरा और एक 7 साल से मैं कोट बार बार कर रहा हूँ कि प्लीज रिमेंबर दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, but if you are a FNO trader, remember that Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a day. तो ये मैं 6-7 साल से बोल रहा हूं, अब सेबी को भी समझ में आ गया अभी। तो अब वो बेचारे भी बहुत ट्राई कर रहे हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो शायद अभी भविष्य अच्छा है। So वॉरेन बफेट ने बहुत टाइम पहले बोला था कि डेरिवेटिव्स आर अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं 18 साल से कर रहा हूं, मैं अभी तक कभी भी ऑन एयर FNO के लगते हुए क्या लग रहा है मैं बोल नहीं पाता हूँ, कि नहीं समझ में आता है इतना ज्यादा कुछ इन स्टफ है, और रिस्की है। आपने भी बोलना चालू किया है, लोगों को पल्ले क्यों नहीं पड़ती है ये बात? नहीं, वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबको मर के ही स्वर्ग जाने का है सबको। और क्या जिंदगी में हर आदमी अपनी गलतियों से मैंने इतनी जल्दी वो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है, तो दूसरे की गलतियों पर सीखने का तो कोई काम ही नहीं है। और जनरली क्या होता है, सब में एक ईगो रहती है सब आदमी के अंदर में कि जो ये नहीं कर पाए हैं वो काम मैं कर सकता हूं। तो सबके मन में ये इस तरह का एक रहता है कि भाई ठीक, उसने नहीं किया, नहीं कर पाया, क्या खास बात है, मैं तो कर सकता हूं ना। और दूसरा बात, एक बात और भी है कि जो आदमी असफल होते हैं वो अपनी स्टोरी आकर नहीं बताते हैं। सफल आदमी की स्टोरी सबको मालूम पड़ जाती है, असफल आदमी की स्टोरी मालूम नहीं पड़ती है। क्योंकि असफल जो आदमी होता है वो सोचता है मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होएगा, पैसा भी दूंगा और बेवकूफ भी कहलाऊंगा, तो चुपचाप रहो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी डेटा बता रहे हैं, अब चूंकि ये डेटा आने लग गए हैं तो ये डेटा बता रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि सबको गिरकर ही सीखने का है, तो अच्छी बात है, 1-2 बार गिरेंगे फिर सीख जाएंगे। वो भी है क्या? एक्चुअली मैं आपकी साइकी पर पहुंचू उसके पहले एक और बात पूछना चाहूंगा। जैसे ये FNO की जो लहर काफी टाइम से है, ऑप्शंस की इन पर्टिकुलर, वैसे ही लास्ट 6 महीनों में IPO की बहुत बड़ी लहर है कि सब लोग को IPO में पैसा डालना है और शायद फ्लिप करना हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, सही है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपका इस पे व्यू क्या है? नहीं, मैंने इसके लिए पहले भी गाना लिखा था कि भाई इनसे बच के रहना चाहिए। और IPO का एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो लहर जो अपने को जो लग रहा है ना, ये आज की नहीं है,
ये 20-30 साल से ऐसे ही चल रहा है। शुरू से जब से आईपीओ आया है समझिए, तब से ये लहर आईपीओ का ऐसे ही होता है। तभी कोट लिखा गया था 20-30 साल पहले या 40 साल पहले, जब आईपीओ में बूम आ जाए तो मार्केट में सतर्क हो जाना चाहिए। इसका मतलब जो मेंटालिटी जो लोगों की उस समय भी ऐसी थी। खाली फर्क इतना हो सकता है उस समय साल में 5 आईपीओ आते होंगे या साल में 10 आईपीओ आते होंगे। अब महीने में 10 आईपीओ आ रहे हैं उसको, तो उनकी संख्या बढ़ गई है उनकी। लेकिन ये जो मार्केट के अंदर में जो आईपीओ में पैसे कमाने का, मेरे ख्याल से नया नहीं है। अभी चूंकि आईपीओ ज्यादा आने लग गए हैं और पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हो गए हैं इस बोल के, और सोशल मीडिया भी एक्टिव है तो ज्यादा चर्चा में आ रहा है ये। लेकिन ये बुल मार्केट का एक निशानी है, एक इंडिकेशन है ये समझिए, या लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट, उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो वो भी इसका एक सिग्नल है कि लोग इतने पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं। जो 30 करोड़ रुपया मांगता है उसको 8,000 करोड़ रुपया मिल जाता है फॉर एग्जांपल। तो आप इसका मतलब ये समझिए सिस्टम में कितना पैसा है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि ये पैसा शॉर्ट टर्म का है, ये हॉट मनी है। ये जब तक मार्केट का सेंटीमेंट्स अच्छा है तब तक के लिए पैसा है। उन लोग को मालूम है 5 दिन में मेरा पैसा रिलीज हो जाएगा, ये उस मेंटालिटी का पैसा है। तो वो मेंटालिटी का खाली फर्क है, बाकी ये सिस्टम तो शुरू से चलते आ रहा है जैसा मैं समझता हूँ। और उसके चलते एक और स्लाइटली डिफरेंट स्पिन, बट मतलब ये होता है कि जैसे अगर स्मॉल कैप स्पेस 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा हो तो लोग बोलते हैं यार स्मॉल कैप्स में प्रॉब्लम है, और हर एक स्मॉल कैप को ब्रांड कर देते हैं। वैसे ही मतलब ये आईपीओ मार्केट, मतलब मैं सोचता हूँ भैया जी कि अगर आईपीओ ना होते तो अपनी मार्केट शायद बबल टेरिटरी में पहुंच जाती, क्योंकि पैसा बहुत है सिस्टम में। आईपीओ थोड़ा सक आउट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बहुत अच्छी क्वालिटी के कंपनीज के आईपीओ भी आए हैं, राइट। सो लोग को क्या ध्यान में रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हुए? क्योंकि फिलहाल क्या हो रहा है कि किसी ने बताया कि भाई मेरा तो ये, मैं अपनी कंपनी का आईपीओ ला रहा हूं क्योंकि मेरी कंपनी क्या करती है, आईपीओ में इन्वेस्ट करती है और पैसा बनाती है, तो मैं उसका आईपीओ ला रहा हूं। मतलब एक जोक था, बट द पॉइंट इज क्योंकि आप इसको काफी क्लोजली देखते हैं, लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए आईपीओ को अप्रोच करते हुए? सॉरी माइक्रो से चालू कर रहे हैं, बाद में मैक्रो पे चलेंगे, बट छोटा सा बात नहीं, सिंपल है। माने लोगों का मेंटालिटी चेंज होना पड़ेगा। वो जब तक लोग गिरेंगे नहीं सीखेंगे नहीं, ये सिंपल, ये चीज मैंने देख लिया यहाँ पर मार्केट के अंदर में। वो मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं और वो सब 4 गुना 5 गुना 10 गुना ये हुए जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है क्विक बनाने का पैसा है। तो अगर आप मेरे को पूछो तो ये क्विक बनाने का पैसा नहीं, एक तरह का जुआ सट्टा ही है ये भी। हाँ 100% ये वही चल रहा है। वो क्योंकि रिसर्च नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसे ही ब्लाइंड कुछ नहीं, आईपीओ, हाँ वो बस आईपीओ आ रहा है तो बस वो आईपीओ का भी वो फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया। तो वो जब तक 2-4 आईपीओ फ्लॉप नहीं होंगे, जब तक ये जो ऊंचा ऊंचा खुल रहा है, जैसे वो आईपीओ का आया वो 40% नीचे ही खुल गया था। कोई आईपीओ जो एक आया, कोई 4-5 पहले वो यामा का जिसने आईपीओ निकाला, शायद वो 40% नीचे ही खुल गया। तो ये, लेकिन ये चक्र है, ये धंधे का सिस्टम है, ये समझना चाहिए यहाँ पे। तो उसके अंदर में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। आईपीओ वाली भी कैटेगरी अलग है और शॉर्ट टर्म वाले भी अलग है, लॉन्ग टर्म वाले भी अलग है। तो ये अपने आप ये सेट होएगा, ये अपने आप इसका एडजस्टमेंट होएगा। ये फिलहाल घोड़े गधे हैं, सभी को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, पैसे मिल रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अच्छी कंपनियों को मिलेगा, बुरी कंपनियों को ना बंद हो जाएगा। हाँ, वो जब लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि या तो वो अपने आप एडजस्टमेंट होएगा वो। बट हर एक कंपनी बुरी नहीं है, ये बात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक सीख आपने मुझे दी थी वो मैं बीच में लाऊंगा। उसके पहले आपसे समझना चाहूंगा, कल अपनी प्लेन पे बात हुई, साथ में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो विजय गेड़िया जी ने बोला मुझे कि एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर जो चालू करता है, सो हर एक के मन में होता है कि स्टॉक मार्केट समुंदर है, और जो फेल होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे इस समुंदर को जीतना है, ना कि मुझे इस समुंदर में पार्टिसिपेट करना है। इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? और क्या आपको लगता है कि जब आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अप्रोच थोड़ा अलग है कि भाई यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, लेकिन आप ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ इसको अप्रोच करते हैं कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, तो फूक फूक के पैर रखते हैं? आप कैसे अप्रोच करते हैं? नहीं, मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल है। मेरा समंदर का, जैसे जो अपने कल बात किए थे, तो मेरा अप्रोच वो मछुआरे के जैसा है कि मेरे लिए तो ये जीवन यापन है, मेरे लिए सॉरी जीवन यापन है, मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए तो मेरे लिए जैसे जीना या मरना या इसके सिवा जाना कहाँ, तो मेरे लिए जीवन है ये। तो मेरे ब्लड में से भी एक निकालोगे तो वाइट वो ब्लड ग्रुप ऐसे निकलने वाला है, स्टॉक ही निकलने वाला है मेरे खून में से। तो मेरे दिमाग रात में खाली यही चीज मेरे रहती है, ठीक है। तो वो जैसे बोलते हैं ना, एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम्ड अबाउट सेंसेक्स,
नॉट सेक्स इन सेक्स। तो मेरे दिमाग में तो खाली यही चीज रहती है। तो मैं समझिए मैं फिशरमैन के जैसे, मछुआरे के जैसे हूँ कि मेरे को ठीक है, मेरा काम है वहां पर रहना, मेरा काम है, यही जीवन है, मछली पकड़ना और अपना लाइफ चलाना, मेरे लिए वो चीज है। मेरे लिए शॉर्ट टर्म का ये गेम नहीं है, मेरे लिए मैराथन है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग वो समंदर के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से कुछ लोग जाते हैं, वो तफरी करने के लिए चले जाते हैं, शिप पे उठा लेते हैं, मजा कर लेते हैं, कुछ पैर वैर भिगो देते हैं, कुछ नहा लेते हैं, कर लेते हैं, और कुछ उसके अंदर में मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो तो रिस्क बहुत डिफरेंट तरह की रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ज्यादा है उसके लिए, और उसके लिए फिर बहुत सोच समझ की, टेक्नोलॉजी की समझ बूझ की उसकी जरूरत है। अगर आप मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, खेलने के लिए नहीं जाते हो, तो मैं उसको इस हिसाब से देखता हूं। तो और मिनरल अगर एक्सप्लोर करोगे, मछली उठाने के लिए जाओगे तो आज ही आपको मछली मिल जाएगी। तफरी करने के लिए जाओगे तो घंटा 2 घंटा तफरी कर लीजिए, घूम फिर के वापस आ गए। और मिनरल अगर एक्सप्लोर करना है तो आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, फिर आपको वो 5 साल का 10 साल का आपका विजन होगा। उसके बाद में उसमें से तेल मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी आपको मालूम नहीं है, मिनरल मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि मेरे लिए एक मैराथन है, मेरे लिए एक लंबी दौड़ है, और मेरे लिए ये लंबा विषय है, मेरे लिए शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है। सॉरी, एक काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग मुझे कहते हैं कि व्हेन आई बॉट द स्टॉक, जब मैंने स्टॉक लिया तभी मुझे नहीं पता था कि ये 10x होने वाला है। मैंने बाय कर लिया और फिर राइड करता गया, जैसे जैसे कंपनी बेटर करती गई तो फिर वो 10x हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि कई लोग मिनरल ढूंढने जाते हैं, मतलब पहले ही जब पहल करते हैं तभी 10x मल्टीपल के लिए जाते, मतलब जेन्युइन ये प्रॉब्लम है विजय जी। जिनको भी पूछो, अभी किसी को बोलो कि साल में ये स्टॉक ले लो 50% रिटर्न मिलेगा, मुझे लोग कहते रहते हैं कि सारे इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि 50% रिटर्न मिलता है, अच्छा नहीं चाहिए, मतलब डबल तो होना ही चाहिए, स्टॉक 10 गुना तो होना ही चाहिए, वरना चालू नहीं होता है। आप जब पहल करते हो तो क्या आप स्टॉक में 10x रिटर्न्स के लिए पहल करते हो या आप अच्छा बिजनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं? नहीं, मेरे दिमाग में कोई रिटर्न नहीं रहता है, मेरे दिमाग में कोई प्राइस टारगेट नहीं रहता है, मेरे दिमाग में कोई टाइम टारगेट भी नहीं रहता है, क्योंकि काम करना आपके हाथ में है, प्रोसेस करना आपके हाथ में है। उसमें से क्या मिनरल निकलेगा नहीं निकलने का ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अंदर में क्या वो आपको मालूम नहीं है। तो मेरा अप्रोच भी यही रहता है कि मेरा अप्रोच कोई टाइम का टारगेट नहीं कि मेरे को 2 साल बाद ये मैं इतना हो जाएगा, मेरे को नहीं मालूम है, या 10 साल में 10 गुना हो जाएगा ये मेरे को नहीं मालूम है। तो वो मैं सोचता नहीं हूँ, तो न टाइम सोचता हूँ न प्राइस सोचता हूँ। मैं खाली कंपनी के साथ में फ्लो करता हूँ। मैं खाली ये देखता हूँ कि ये कंपनी यहाँ पे मिनरल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं खाली उसकी असेसमेंट करने की चेष्टा करता हूँ। उसके बाद में अगर ये समझ में आता है डेटा से कि हाँ यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है, तो मिलना चाहिए, तो फिर मैं उसके अंदर में इन्वेस्ट करता हूँ और इंडेफिनिट पीरियड के लिए और इंडेफिनिट टारगेट के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, लवली। बाय द वे, आप लोग समझ रहे हैं राइट, वो जो बोल रहे हैं मिनरल मतलब इट्स लाइक खान में से सोना या समंदर में से मिनरल, सो ट्राइंग टू हंट फॉर दैट बिग अपॉर्चुनिटी या बिग रिटर्न्स। आई थिंक विजय जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, आपने मुझे बहुत बार बोला है, लेकिन इट बी गुड टू नो सर, आपने अपनी विक्ट्रीज से काफी कुछ सीखा है, आपने अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा है। कोई भी 1-2 चीज के बारे में बात करें, या तो आपकी एक सक्सेस स्टोरी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा और वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अभी, या फिर एक गलती जो आपने करी जहां से आपने बहुत कुछ सीखा और आप उसको कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं। नहीं, मैंने गलतियां तो होती रहती है, लेकिन अगर गलतियों से आप सीख लेते हैं तो फिर वो गलती नहीं है, फिर आपके लिए वो लेसन है लाइफ के अंदर में, जैसा हम समझते हैं इस तरह के। तो मैंने जो लाइफ में ये देखा कि जैसे मेरे को ये समझ में आ गया, मेरी शुरुआत हुई फ्यूचर ऑप्शन से, ट्रेडिंग से, क्योंकि मैं जब मार्केट ज्वाइन किया तो मेरे पास में 0 कैपिटल थी, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था बजाय खाली ट्रेडिंग करने का। तो फ्यूचर वाज द ओनली ऑप्शन आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसमें पेमेंट भी 15 दिन में 10-15 दिन में होता था, तो खेलने का टाइम था, जिसको आप बोलते हैं ना कि अपने कुछ कर सकते हैं उसके अंदर में। तो शुरुआत वहां हुआ, लेकिन एक लेवल आने के बाद में मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा इसमें करियर नहीं बनेगा, कि मैं इसके अंदर में करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकता हूँ। ये मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि मेरा मेंटल उसके साथ में मैच नहीं कर रहा था, फ्यूचर ऑप्शन के साथ में। और क्या, मेरे को जल्दी जल्दी पैसा कमाने का था और बड़ा पैसा कमाने का मन में था मेरे को। तो मैं जो भी 2-3 ट्रेड करता था और वो सारा का सारा पैसा फिर 5वें ट्रेड में लगा देता था, तो वापस लूडो के से सांप और सीढ़ी के जैसे हो जाता था कि फिर 99 पे वो सांप ने काट दिया, फिर मैं 5 पे आ गया, फिर चेष्टा किया 25 पे गया, फिर वापस 3 पे आ गया,
तो ये चलता रहा। 10 साल बाद मेरे करियर के मेरे को समझ में आया कि भाई मैं कट आउट नहीं हूं फ्यूचर ऑप्शन के लिए, बड़ा गेम करने के लिए। मैंने हमेशा जब जीरो होता था पैसा तो इंट्यूटिवली काम होता था, तो मैं फ्यूचर मेरा वो ट्रेड सही पड़ता था मेरा। लेकिन थोड़ा पैसे आने की बाद में मैं फिर वो बोलता मैं तो किसी की अपनी भी नहीं सुनता हूँ, कमिटमेंट करने के बाद में तो मैं अपनी भी नहीं सुनता था, मैं पैसे की सुनता था। जो पैसा आया हुआ है मैं उसकी सुनने लग जाता था कि पैसा आ गया, अभी इस पैसे को डबल ट्रिपल कर देंगे, उसमें वो भी पैसा चला जाता था। तो 10 साल बाद मेरे को ये रियलाइज हो गया कि ये इसमें मेरा बड़ा करियर नहीं बनने वाला है, एफएनओ में नहीं बनने वाला, ये फ्यूचर ऑप्शन में मेरे को समझ में आ गया। लेकिन उसको मैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करूंगा ये समझने के बाद भी इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को और 10 साल लग गया मेरे को। तो मैंने वो जैसे बोलते हैं ना कि सट्टा, आप सट्टा छोड़ देते हो, सट्टा आपको नहीं छोड़ता है, वो आपको पकड़ के रखता है। तो मेरे को 10 साल वो मेरे जो निकले वो मेरी जिंदगी के बड़े प्राइसी थे, मैंने बहुत कॉस्टली थे, वो एक्सपेंसिव हो गए। जब समझ में आ गया कि मेरे को ये रास्ते जाने का नहीं है, उसके बाद भी मैं उसको छोड़ नहीं पाया, उसमें और 10 साल निकल गया उसके अंदर में। तो वो 10 साल में बैक हो गया। वो 10 साल जब आपको रियलाइज हुआ, उसके बाद भी अगर आप लत को, जैसे आपको समझ में आई एडिक्शन है ये सब, फिर भी आप एडिक्शन को नहीं छोड़ रहे हो, तो वो आपकी फिर कमजोरी हो गई। जब तक आपको मालूम ही नहीं था तब तक एक अलग बात है, मालूम पड़ने के बाद भी नहीं छूटा तो अलग बात है। तो वो ये तो 20 साल समझो आपको लग गए समझने के लिए कि भैया मेरा इसमें करियर मेरा इसके अंदर में नहीं बन सकता है, और ये गिरना पड़ना ये मेरे साथ में चलता रहेगा। तो वो टाइम वेस्ट हुआ मेरा। 93% of the people lose money in FNO, right? ये दिल पे हाथ रख के, how many people in the audience FNO में ट्रेडिंग करते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करें। शर्म मत करो प्लीज, उठाओ यार। छोड़ो 4-5 इधर से और उठाओ थोड़ा। काफी कम है, चलो, which is very good to know. I mean, I hope आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोग कर रहे हैं FNO, भैया बताना नहीं चाह रहे, पैसा लगा हुआ समझ नहीं रहा। हाँ, मैं शायद ये पूछ लेता कि आपके पैसे लगे कि नहीं, फिर उनको आपकी सीख आ जाती थी कि भैया ये भी बोलूं कि मैंने पैसे गवाए हैं और मैंने ट्रेडिंग करी है, तो दोनों चीज से मैं करूंगा नहीं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ओके, एक पेक्यूलर हैबिट है विजय जी, मैं समझना चाहूंगा कि आप इस पे क्या करते हैं। मुझे कभी कभी अजीब लगती है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि ये मेरी खरीदारी ये स्टॉक की 100 रुपए की थी, जो भी फलाना स्टॉक हो, अभी उसका भाव 500 रुपए है, तो क्योंकि मेरी खरीदारी 100 की थी तो अभी ये 500 वाला नीचे भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये रख के रखूंगा। और वो फंडामेंटल्स को ट्रैक करना थोड़ा कम कर देते हैं। मैं समझता हूं ऐसा कि भैया अगर मेरे पास 100 शेयर हैं उसके, और अगर 500 का भाव है, तो वेदर मेरी खरीदारी 100 की थी या फर्क नहीं पड़ता है, अभी मेरा कैपिटल 50,000 रुपए है, मुझे 50,000 को जस्टिस करना है, तो इस पे रिसर्च करना चाहिए। क्या आपके दिमाग में जब भी आप अपनी पोजीशंस देखते हैं, आपकी कॉस्ट प्राइस का इंपॉर्टेंस है या फिलहाल जो मार्केट का प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है? नहीं, मेरे दिमाग में कॉस्ट प्राइस रहता है, मेरे दिमाग में करंट मार्केट नहीं रहता है। इस बोलकर कि जैसे मैं मेरी जो औकात समझता हूं, जो मेरा वर्थ जो समझता हूं, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि योर डीमैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। तो आपके डीमैट में आपका जो अमाउंट आता है कि आपका ये नेटवर्थ है, आपका जो भी है, वो अमाउंट आपका नहीं है, वो मार्केट का अमाउंट है। अगर मैं करंट अकाउंट से, अगर करंट जो मार्केट प्राइस है उससे अगर मैं उसको इवेल्युएट करूं, तो मेरे को लगने लग जाएगा कि तो मैं अगर वहां से 100 रुपया गिरेगा तो मैं बेच दूंगा या मैं घबरा जाऊंगा, राइट। अगर 100 का शेयर 500 हो गया और 500, तो अगर मैं सोचूं मेरा 500 की कॉस्ट है, तो 400 अगर हो जाएगा तो हो सकता है मैं निकल जाऊं, या मेरा माइंड डिफरेंटली होल्ड नहीं कर पाएगा। ये मेरा अपना अपना मामला। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि KYS इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC, नॉट नो योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नो योर क्लाइंट। जो आप फॉर्म भरते हो तो आप खुद को जानना जरूरी है। तो मेरे लिए मेरे दिमाग में कॉस्ट प्राइस आता है, तो कॉस्ट प्राइस मेरे को ये हेल्प करता है कि 1000 का शेयर 500 भी अगर हो गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। 1000 का शेयर 200 रुपया भी हो गया। अभी मेरे कई शेयर्स ऐसे हुए हैं जो 15-17 साल से जो होल्ड किया हूं, जो 2/3 उनकी वैल्यू साफ हो गई मंदी मार्केट में। 2/3 तो 2/3 साफ हो गए तो कुछ बचा ही नहीं, न माया बची न राम, कुछ नहीं बचा हाथ में। बट तो आप तो वो शेयर्स को बेच के कई और कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, राइट? वो कैपिटल, वो मिथ है। और कंपनी हर समय आपको हीरे नहीं मिलते हैं भाई। आपको कभी कभी लाइफ के अंदर में कभी किसी को वो मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।
वो अपने को हर समय लगता है कि ये बेच के वो ले लेता, ये ले लेता, ऐसा होता नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो मेरे को नहीं लगता वो पॉसिबल है। और फिर मैं पूरा माइंड सेट से मेरे को टाइम लगता है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे आप समझिए ट्रेन में जाते हैं, तो आप ट्रेन में अगर समझो 5:30 की ट्रेन है, लोकल ट्रेन का एग्जांपल दे, 5:30 की ट्रेन है, तो आप अगर 5:20 पर अगर आप पहुंचते हो तो आपको विंडो सीट मिल जाती है आपको, और 5:30 पे मिलती है तो आप खड़े रहते हो। और जब वो ट्रेन चलने चालू होती है, जब उस समय अगर आप पहुंचोगे तो आपको फुट बोर्ड पर खड़ा रहना पड़ेगा, बराबर। तो मेरे को तो विंडो सीट चाहिए, मेरे को तो मेरे को तो अगर एक पूरा माइंड सेट करके समझ के मैं ले लिया, अब वो 5:30 हो गया, ट्रेन भर गई पूरी, अब तो मेरे से निकलने का भी साधन नहीं है मेरे पास में, तो मैं मेरी मर्जी से निकल भी नहीं सकता हूं मेरे को। तो मेरे से ये नहीं होता है कि इसको ले लो, उसको बेच लो, उसको बेच लो, उसको, क्योंकि जब 10 साल अगर मेरे को रखना है या 15 साल या इंडेफिनिट पीरियड के लिए रखना, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। और दूसरा आपने बोला 100 का शेयर हुआ 500 हो गया, मेरे को लगता है शेयर बाजार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका 100 का शेयर 500 हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या 100 का शेयर 5,000 रुपया हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब 100 रुपया था तो आपने कितना शेयर्स लिया। आपके पास में कैपिटल जब थी 1 लाख रुपया की सपोज कैपिटल थी, और आपने बोला मैंने 100 शेयर्स ले लिया, 1,000 रुपया का मैंने 100 शेयर ले लिया, और देखो आज MRF हो गया 1.5 लाख रुपया। शेयर्स कितने हैं? बोले 26, तो उसका क्या वैल्यू है भाई? तो यहां पर इस चीज की ज्यादा वैल्यू कि आपने कितना शेयर्स लिया, मतलब आपकी जो वर्थ है उसका कितना परसेंट आपने लिया, वो आपको वेल्थ बना था आपको। लेकिन ये प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। बट ये डिसीजन का आने से पहले आप काफी रिसर्च करते होंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि, सॉरी आप तो नहीं करते, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला तो आपने वो बैकअप द ट्रक एंड बाइंग वाला फंडा कर लिया, राइट? आप पूरी रिसर्च करते हैं, कन्विक्शन करते हैं, नंबर्स करते हैं, और बाद में आप ये डिसीजन लेते हैं, राइट? बड़ा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि लोग समझे कि चलो विजय भाई ने बोला कि बड़ा लेना है, तो मतलब नेबर ने बोला ये स्टॉक ले लो, तो सारा पोर्टफोलियो वहां पे डाल दो। नहीं, फिर तो विजय भाई को ढूंढते रह जाओगे भैया, अगर ऐसा करोगे तो मैं तो निकल जाऊंगा। नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी फॉलोड बाय थोरो रिसर्च ना, राइट? ये तो मेरा गाना है ना, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना गंवाया मजा आ गया। तो वो तो करने का सवाल ही नहीं है भाई। तो ये तो आपको फॉलो थोरोली रिसर्च करने का है, पूरा जो भी आपका तरीका है उसके बाद में वो काम करने का है। लेकिन उसके बाद में भी अगर वो काम आप नहीं करते, आप पूरा कन्विक्शन हो गया, आपका रिसर्च हो गया, उसके बाद में नहीं करते, तो मैं तब भी ऐसा बोलता हूं कि जैसे आप नो बॉल पर अगर 1 रन लेते हो, तो आप 1 रन नहीं लिया, आपने 6 रन गंवा दिया। आपने ये समझना चाहिए कि नो बॉल आई माने आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई, आपको कन्विक्शन था, आपको आपका रीडिंग आपका बढ़िया है, समझो आपने, उसके बाद में अगर आपने मीनिंगफुल स्टेक नहीं लिया तो आपने छक्के नहीं मारे आपने। तो वैसे मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं आपको। फिलहाल नो बॉल आ रहे हैं, वैसे फिलहाल मार्केट में नो बॉल आ रहे हैं, मार्केट में नो बॉल आ रहे हैं, छक्के मारने चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, अभी चलते हैं। अभी ऐसा नहीं है अभी 3-4 साल के अंदर में जो अपॉर्चुनिटी आया है तो नो बॉल ही नो बॉल आया है, सब तो अभी नो बॉल आ रहे हैं, लेकिन आते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है, वो आपको आंख कान खोलकर आपको रखना पड़ेगा। ये तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। शेयर बाजार अपॉर्चुनिटी का ही अड्डा है भाई, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। अगर आप बायस नहीं अगर आप है तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, हर समय आपको मिलेगी। लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बेयर मार्केट के अंदर में। ज्यादा वेल्थ लोगों ने बनाई है शेयर बाजार के अंदर में, वेल्थ बेयर मार्केट के अंदर। ये लोगों का मिथ है। तेजी बाजार के अंदर में पैसा जो बनता है तेजी बाजार में बनता है, उसके फ्रूट्स आते हैं, लेकिन जो बीज बोए जाते हैं ना वो बेयर मार्केट में बोए जाते हैं। वो क्राइसिस के अंदर में वो बीज बोए जाते हैं जो बाद में बड़े होकर बड़े पेड़ बनते हैं और बड़ा फ्रूट्स देते हैं। बुल मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसी संभावना कम होती है। आप क्राइसिस के अंदर में, बेयर मार्केट इज योर फ्रेंड, बेयर मार्केट से डरना ही नहीं चाहिए। बेयर मार्केट ही ऐसा है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन हम लोग क्या उल्टे साइकिल में फंसते हैं, तो बेयर मार्केट जब आता है तो हमारे पास में पैसे नहीं बचे हुए रहते हैं और सारे बुल मार्केट में इन्वेस्ट हुए होते हैं और वही पैसे चवन्नी हो जाते हैं। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि आपके पास बेयर मार्केट आए तभी पैसे हों? आप कब सेलिंग डिसीजन लेते हैं? सेलिंग डिसीजन तो क्या है कि एक जगह मैंने टीवी पे भी कहीं बोला था कि मैं सेलिंग डिसीजन मैंने सीखा विभीषण से। रामायण का जो कैरेक्टर है विभीषण, तो वो क्या बहुत विद्वान पंडित था और वो इन्वेस्टमेंट कर रखा था रावण के किंगडम में, श्रीलंका में। वो उसका मंत्री था, समझिए भाई था उसका जो भी था। तो रावण भी AAA मैनेजमेंट था, रावण का जो मैनेजमेंट था वो AAA था, उसके जैसा पंडित वर्ल्ड दुनिया में नहीं था। ऐसा कहीं लिखा कि रामेश्वरम की जब स्थापना की गई वहां की, तो रावण को बुलाया गया वो पूजा करने के लिए। राम जी ने बुलाया रावण को, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में, कोई रामायण में लिखा है।
और रावण ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो ऐसा भी तो ऐसा बोलते हैं कि वो महान वो था, ज्ञानी आदमी था। तो उसके अंदर में वो इन्वेस्टर था विभीषण, तो AAA कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर था एज एन इन्वेस्टर। जब उसको ये मालूम पड़ा कि जो AAA कंपनी है उसका फोकस चेंज हो गया, उसका तो फोकस चेंज हो गया, तो इन्वेस्टर वहां से निकल गया। तो उसने क्या किया, वो हो गया उसका एग्जिट। और फिर क्या किया, फिर एक जो AAA कंपनी, एक जमाने में AAA कंपनी थी और बहुत बड़ी कंपनी थी, वो जब क्राइसिस भी थी उस समय उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, राम की कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब वो कंपनी टर्न अराउंड हुई, ये बिलियनर बन गया, ये दोनों बिलियनर बन गए। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है अपने हिस्ट्री के अंदर में, अपने इनके अंदर में, कि कंपनी का जब फोकस चेंज अगर होता है उस समय समझने का है कि यह कंपनी से निकलने का है। और जब क्राइसिस आती है, बेयर मार्केट आता है, क्राइसिस आती है, उस समय कंपनी में इन्वेस्ट करने का उसके अंदर में, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। फिर वो परसेंटेज वाइज रिटर्न नहीं आता है, फिर टाइम्स वाइज रिटर्न आता है, इतना टाइम्स, इतना ये, इतना गुना वो रिटर्न आता है। शायद आप बता पाए, शायद ना बता पाए, पर मेरा पूछना मेरा कर्तव्य है। आई एम ट्राइंग हिंदी, पूछना मेरा कर्तव्य है। ये मार्केट में रावण कहाँ पे है, राम कहाँ पे है? ये दोनों चीज आपके मन में है। काश के आपके मन में घुस के हम पैसे कमा पाते हैं, पर वो जरूरी नहीं है, तो थोड़ा मन से बाहर निकाले बात। नहीं, मेरे को कोई चीज शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है मेरे को, ठीक बात है। और लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, सेक्टोरली पूछ रहा हूँ, मैं थीमेटिकली पूछ रहा हूँ आपको। देखिए, अभी एक बात पक्का ये समझ के चलिए कि अभी जो है यहाँ पे ऑलरेडी रामराज्य चल रहा है। यहाँ पर मार्केट के अंदर में कोई भी चीज सस्ती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैं बोलूं कि यहाँ पे समझे, जो कोविड के बाद में जो मार्केट था, जो शेयर्स, जिसने कोई भी शेयर्स ले लियो, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो गए वो शेयर, सभी के हुए उसके अंदर में। वो चीज तो खत्म हो गया, वो चीज फिलहाल है नहीं, ठीक है। तो ये तो अब आपको फ्यूचर का आगे समझना पड़ेगा, ये कि अब ये चीज यहां से कितनी बढ़ने वाली है यहाँ से। तो वो थोड़ा ट्रिकी है, वो नए इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है वो नए आदमियों के लिए। वो हो सकता है कि जो मैनेज करते हो, कंसल्टेंट हो या म्यूचुअल फंड वाले हो, या ये लोग ये चीजों को निकाल सकते हैं। ये लोग, नया आदमी के लिए ये समझना मुश्किल है कि यहाँ से पैसा कितनी तेजी से और कौन सी कंपनी में बढ़ेगा, ये डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, मोर और लेस जो भी पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो मैं उनको लेकर बैठा हूं उनके अंदर। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, और मैं ये काम नहीं करता हूं कि अच्छा ये बढ़ गया तो ये बेच दो, मैं दूसरा ले लूंगा जो आपने पहले पूछा, क्योंकि दूसरा लूंगा वो भी बढ़ा हुआ ही मेरे को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये 10 का 50 हो गया, मैं 50 में बेच दूं तो दूसरा वाला 5 का 5 ही है, और दूसरा वाला आज भी 5 का 5 ही है, तो उसमें कोई ना कोई फिर तो प्रॉब्लम ही है। कि जो सिंपल है, जो फूल बसंत में भी नहीं खिलते हैं, इसका मतलब खिलने वाले नहीं है वो। मोर और लेस ये कोई पक्का नियम नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स तेजी में अगर शेयर्स नहीं बढ़ा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उसके अंदर में। That's true, बट कहीं तो होगा जहां पे कोई कारण सर, क्योंकि मार्केट में कहीं प्रेफरेंस ही तो जितनी चाहिए उतनी तेजी नहीं है, या फिर नॉट के नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, बट विजय केडिया को लग रहा है कि भाई, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं कि 2030 तक मानो एग्जाम्पल कि यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ अच्छा होना है और शायद स्टॉक मार्केट रिटर्न्स भी आ जाएं, ऐसी कोई थीम्स है? नहीं, मेरे को जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थीम है, वो मेरे को लगता है 10 साल की थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हर चीज का उसके अंदर में आ गया, ये 10 साल की थीम है। टूरिज्म की मेरे को लगता है कि थीम इंडिया के अंदर में शुरू हो रही है टूरिज्म की, और ये भी 10, 15, 20 साल की थीम चलनी चाहिए। ये अभी ज्यादा चली नहीं है अभी, ठीक है, कोविड के बाद थोड़ा सा इसमें कई चीजें आती, कई वर्टिकल्स आते हैं टूरिज्म में, इसमें एयरलाइंस भी आ जाती है फॉर एग्जांपल, और कई सारी चीजें आती हैं। मेरे को लगता है ये थीम ये 10 साल चलेगी। तो मैं कई बार एक जगह बोला भी था कि थीम कौन सी आगे आने वाली है, वो हमको एयर होस्टेस बताती है प्लेन के अंदर में। जब हम प्लेन में बैठे रहते हैं तो वो बोलती है कि 2 द्वार आपके पीछे है, 2 द्वार आपके आगे है, 4 द्वार आपके बाजू में भी हो सकते हैं, तो आप देखिए आपका एग्जिट द्वार आपका किधर है। ये अपने को बताता सजग रहना, अवेयरनेस रहना मार्केट के अंदर में। जब आप क्या होता है जिंदगी में, मार्केट में जब आप रहते हैं, आप समझिए मार्केट में रहते हैं, तो आपकी आदत हो जाती है ऑब्जर्व करने की, हर चीज दुनिया में किधर क्या हो रहा है। अगर आप अपने आंख कान सब खुले, सेंसेस खुले रखते हैं, तो थीम आपको आके बताती है, आपको मालूम पड़ेगा कि ये थीम यहाँ पर अभी चलने वाली है। आप जब बाहर जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कभी वेकेशन में जाते हैं, या कहीं आपको बोल के आती है थीम, अचानक कोई सडनली नहीं होता है, ये बोल के आएगी कि हाँ भाई ये चीज का ऐसा विकास। फॉर एग्जांपल समझिए वेल्थ मैनेजमेंट का है, अब 25,000 करोड़ रुपया साल में आ रहा है। मैं कई बार बोला ये 25,000 करोड़ रुपया डेली का आएगा म्यूचुअल फंड के अंदर में,
एक टाइम ऐसा आएगा, ये 25,000 करोड़ कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर में। एक महीने का 25,000 करोड़ आप बता रहे हो, उसको बड़ा ड्रम पीट रहे हो कि 25,000 करोड़ 400 300 400 करोड़ डेली का आता है, उसमें क्या खास बात है उसके अंदर में? अगर देखा जाए तो उसमें अगर हो गए तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो थीम है, मेरे को लगता है ये थीम अगले 10-15 साल चलने वाला है। मैं कई बार बोल चुका हूं, जैसे वो रोटी कपड़ा और मकान, और फिर उसमें एक नया आइडिया जोड़ा डेटा। 10 साल 15 साल में जो डेटा का जो विकास हुआ कि हर आदमी के पास में अब दो मैंने कईयों के पास 2 फोन है, सुबह से शाम तक डेटा ही चलते रहता है। तो टेलीकॉम कंपनी का चूंकि वो 10 इसके बावजूद भी टेलीकॉम कंपनी 10 साल तक लड़खड़ा रही थी। अभी जाकर 4-5 साल में जब से जियो आया तब से वो थीम थोड़ी चेंज हो गई। वोडाफोन अभी भी रॉन्ग नंबर डायल कर रही है, अभी तक उसका ठीक ठाक नहीं हो रहा है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में जुड़ गया रोटी कपड़ा मकान और डेटा। अभी दूसरा एक नया विकास इंडिया के अंदर में रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप। आप सोचिए कि अभी वो मेरा प्यून भी 1,500-2,000 रुपया सिप करने के अंदर में लगा हुआ है। इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, खाली इन लोगों को। तो ये एक बड़ी थीम हो सकती है एसेट मैनेजमेंट की, या जो भी इसको कैटेगरी आप बोलते हैं। ये इंडिया के अंदर में लगता है एक नया थीम खुल के आ रही है। ये वैसे टूरिज्म लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और मेरे को लगता है एक्चुअली 10-12 ट्रिलियन की जो भी ये बात कर रहे हैं 2030-32 तक 10-12 ट्रिलियन, ये अगर ये विकास अगर होगा, हर चीज के अंदर में विकास होने वाला है, हर चीज बढ़ने वाली है, हर चीज के अंदर में प्रगति होने वाली है। स्पीड स्लो और कम हो सकती है, बट विकसित भारत उसके सामने शर्त ना लगाएं। बेट ऑन इंडिया, बेट ऑन इंडिया। अरे ऑफ कोर्स, हाँ, वो मेरा गाना है, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। इंडिया हबीब मेरा, इंडिया क्या नसीब है, तू बड़ा ही अजीब है, जो भी तुझको लेके बैठा वो ही खुश नसीब है। एक गाली जी ना, एक गाली जी ना छोटा सा, ये वाला गाना अच्छा है। अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। इंडिया नसीब मेरा, इंडिया हबीब है, तू बड़ा ही अजीज है। एक और गाना मेरे को याद आता है, वो था पहले लिखा था 1-2 साल पहले कि एफआई वेफाई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11, फोकट में ये माल फूंकते इनके बाप का क्या है जाता, जो भी इनको फॉलो करता ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा। ओके, सेशन ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लेकिन जो मैंने बताया बीच में कि काफी लोग ब्रैकेट कर देते हैं कि भाई स्मॉल कैप्स में तो प्रॉब्लम है, फ्रॉड है वगैरह। आपका तो समंदर ही वही है, एटलीस्ट पहले हुआ करता था, अभी शायद आप लार्ज कैप्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। मैंने रिसेंटली आपका पोर्टफोलियो भी देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप्स में इतना फ्रॉड है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, या वो समंदर ठीक है अभी? मैं जनरली क्या है, मेरा तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहता है नीरज भाई, समझो 20-25 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मेजर पोर्टफोलियो। भगवान आपके जैसा लिमिटेड इन्वेस्टर सबको बनाए, बट ठीक है। नहीं, मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 15 कंपनी में, और उसके अलावा 10-15 कंपनियां और होगी मेरे पास में, तो मेरे को उनमें कोई फ्रॉड नहीं लगता है। लेकिन ये क्या होता है ना कि वो जब कबूतर आंख बंद करता है तो वो सोचती है बिल्ली नहीं आ रही है, तो हो सकता है सब आदमी को ये लगता हो कि मेरी कंपनी में फ्रॉड नहीं है। तो ये सब ये एक ऐसा भी हो सकता है लोग। तो मैं इस तरह अलग अलग नहीं करता हूं, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड तो हो नहीं इन लोगों के जैसे कि भाई पैसा रोज आ रहा है 25,000 करोड़ में, समझो रोज आ रहा है, इनके पास 5,000 तो हमको लगाना ही लगाना है। तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कुछ रोज रोज नई स्टोरी ढूंढने का, नया लगाने का। तो मेरे को लगता है कि फ्रॉड जो है वो कोई स्मॉल कैप मिड कैप में, पूरा मार्केट में फ्रॉड है। ये ऐसा नहीं है कि आईपीओ में जैसे है, एसएमई में है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी है, लार्ज कैप में भी होगा। तो ये रिलेटिव वजह से अभी लोग बोलते हैं लार्ज कैप लेना चाहिए। लार्ज कैप इसके लिए लेना चाहिए कि स्मॉल और मिड कैप की वैल्यूएशन ज्यादा है। ज्यादातर आपका आर्ग्यूमेंट यही आप दोगे कि हाँ भाई क्योंकि इसके अंदर में वैल्यूएशन ज्यादा है। और वो स्मॉल मिड कैप घटता है ना तो 50% तो 3 दिन में घट जाता है, 20%, 20%, 10%, 50% गया। तो वो लार्ज कैप के जैसा ही आने में 3 ही दिन लगता है यहाँ पे, उस पैरिटी के अंदर में आने में।
तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को लगता है मार्केट में फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब ये नहीं है कि ये फ्रॉड, अभी मार्केट भी बड़ा डायनेमिक्स है। आप कई शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऊपर से 25-30% घट चुके हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब फ्रॉड सेटल भी हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट ही कोई यूफोरिया में है। राइट। कई पॉकेट्स में समंदर के जैसे है, कई काम है, कई अग्रेसिव है, कई ऐसा है, इस तरह का मार्केट है। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही चलते रहता है ये। ओके। और लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं कि जो मार्केट गिरता और बढ़ता है, मैं उसमें मेंटली मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं। जैसे वो पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा बोलती है ना कि हाँ भाई, थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब प्यार से डर लगता है। तो मार्केट जब ज्यादा प्यार दिखाता है तो मैं डर जाता हूँ, थोड़ा बैकफुट पे आ जाता हूँ कि अपने को थोड़ा सोच समझ के काम करने का। ओके, लवली, थैंक यू। लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। जिसके पास क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड प्लीज मेंशन आपका नाम। क्वेश्चंस फॉर मिस्टर विजय केडिया। ओके, द जेंटलमैन बिहाइंड, पहले उनको। विजय सर, थैंक्स टू सी यू। आपको बहुत बार टीवी पे देखा है, पहली बार यहाँ लाइव देख रहे हैं सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने जो कहा, क्या कोई भी फिक्स नहीं होता, कोई भी, यहाँ सारे पैनलिस्ट ने भी यही कहा कि आगे का कुछ जो मार्केट है उसमें कुछ फिक्स नहीं होता, क्या होने वाला है, ठीक है सर। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन से इवेंट आपके मुताबिक है तो आगे 6 महीने या 1 साल में आप मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वो इवेंट्स मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा या इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉइंट होगा? और उसकी अपोजिट भी सर, कि वो कौन से इवेंट है जो इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए थ्रेटन हो गए सर? देखिए, मेरे को क्या लगता है सर कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये ऑटोमोड के ऊपर में है। आप, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंकली अगर पूछे अंदर से कि सपोज अभी अगर एक एग्जांपल देता हूं, अभी तो चलिए गवर्नमेंट 4 साल के लिए, अभी 4.5 साल ये गवर्नमेंट रह जाएगी, 4 साल 8-9 महीना जो भी रह जाएगी। सबसे बड़ा डर लगता है लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर में कि कौन क्या रहे। मैं वो सब चीज के ऊपर मैं कभी बेस नहीं करता हूं, मेरे को सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो कोई भी सरकार आएगी, इंडियन इकोनॉमी एक ऑटो मोड के ऊपर में है, ठीक है, और कोई भी सरकार आएगी, थोड़ी बहुत पॉलिसी इधर उधर होगी, कंट्री इकोनॉमी चल रही है, 50 साल से चली रही है ना। 1990 के बाद अगर समझ लिए तो 34 साल हो गया। एक ऑटो मोड बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक पॉलिसी जो उस पर इंडियन इकोनॉमी चल रही है। तो सबसे मेजर इवेंट तो ये रहता है मेरे ख्याल से। और दूसरे इवेंट तो क्या होता है कि, और तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है, मैं इतना, क्योंकि मैंने बोला ना इंडिया को शॉर्ट किया था गॉड, अपने इंडिया पर बैठे हुए हैं भाई, तो मेरे को कोई चीजों का डर नहीं है। और दूसरे इवेंट ऐसे हो सकते हैं कि समझो कि कोई एफआईज का भी, अभी तो वो सब जो पहले हम लोग को डर लगता था बेच देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी मालूम पड़ गया कि वो सब भी कुछ नहीं है। कोई वर्ल्ड मार्केट कोई क्रैश अगर हो जाता है, जो ऐसा लगता है, सपोज कोई यूएस मार्केट ही क्रैश हो जाता है, तो एक साइकोलॉजी जो यहाँ पर, एक जो सेंटीमेंट जो है वो अगर लगता है तो वो यहाँ पर डेंट कर सकता है इस तेजी को। लेकिन मेरे को कोई ऐसा सच कोई मेजर इवेंट, मेरे को एक चाइना का इवेंट मेरे को थोड़ा सा वो, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ, ये सब डिप्लोमेसी कैसे क्या चलती है, ये चाइना वाला थोड़ा लफड़ा मेरे को लगता है, बार बार जो अग्रेसिव हो जाता है चाइना बॉर्डर पे या जो भी है। मेरे को क्या लगता है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना जो है ना, ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट वंडर है, ऐसा मेरे को लगता है। इकोनॉमी में जो उनकी पॉलिसी और जो उनकी इकोनॉमिक्स है या जो भी, उसके हिसाब से मेरे को लगता है गोल्डन पीरियड वर्ल्ड में एशिया के लिए, या समझो अपने इधर के लिए चालू होगा जब इंडिया और चाइना किसी तरीके से एक हो जाते हैं। हाँ, जैसे ईयू सारे मिल गए, यूरोपियन यूनियन सब मिलकर एक हो गए फॉर एग्जांपल, उधर यूएसए, यूके, ईयू, कनाडा सब आपस में मिले हुए। अगर इधर चाइना जो अभी पूरा बॉसिज्म थोड़ा दिखा रहा है ये बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वॉट एवर इट इज, ये और इंडिया अगर एक हो जाता ना, तो ये गोल्डन पीरियड चालू होगा वर्ल्ड के अंदर में हम दोनों का। हाँ, ओके, बट ऐसी कोई इवेंट नहीं है जो आपको डरा रही है फिलहाल? मेरे को ऐसा कोई, या मेरे निगाह में नहीं है तो हाँ, तो अगर निगाह में नहीं है, अगर आपके मन में डर रही है तो जबरदस्ती डर को क्यों पकड़ने का भाई? डर के आगे जीत है, डर तो चलता रहेगा लाइफ में। और 90% डर होता नहीं है, आप पैदा करते हो, आप खुद सोच लेते हो, तुम होगी तो ऐसा होगा, तुम होगी तो वैसा होगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तो नहीं बातें करो भाई, अगर बातें करते हैं तो तन्हाई में नहीं रहने का भाई, क्यों रहने का तन्हाई के अंदर में? तो इतना ज्यादा सोचने का नहीं सर, एक दिन सबको मरने का भाई साहब, क्या करोगे उसके अंदर में? Okay, the gentleman in the black shirt. Yes, please. Sorry, let the mic come to you.
हेलो सर, विजय जी। जय जिनेन्द्र, नवनीत जैन फ्रॉम सूरत। एक सिंपल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अभी आया। नॉर्मल है, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ, मेन बोर्ड पे जब शेयर्स कोई बाई करता है एक नॉर्मल आदमी, उसके बाद में एसएमई आईपीओ आया, तो एसएमई आईपीओ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता था। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर, जिसका अभी अवेयरनेस लोगों को है, अनलिस्टेड भी बाई करते हैं लोग। तो एक आम आदमी की तरह क्वेश्चन में ये पूछना जानना चाहता था कि एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, अनलिस्टेड शेयर, ये तीनों में कंपैरिजन में बेस्ट किस में जाना चाहिए? मतलब कोई बोलता है अनलिस्टेड ले ले, ये भागेगा, एसएमई आईपीओ डबल होगा, आईपीओ ये होगा। तो आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सब अच्छे हैं, अभी तो गधे घोड़े सब चल रहे हैं। तो एक समझदारी की तरह आम आदमी को किस तरह से उसमें शेयर में कमाना चाहिए, एक जस्ट क्यों आपसे जानना था। देखिए सर, दो बात है। पहला बात तो ऐसा है कि सर मैं जहां जहां जाता हूं मेरे को कोई ना कोई जैन मिल ही जाता है मेरे को। ये हमेशा मैं यही सब बात सोचता हूं कि जहां जहां जाते मेरे नैन कोई ना कोई मिल जाता मेरे को जैन। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोग तो पूरी दुनिया में छाए हो, फिर भी माइनॉरिटी में बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कैसे माइनॉरिटी में है जैन भाई। चलिए, ये तो भी ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड जैनिज्म। एंड जब मैं बचपन में जैन स्कूल से पढ़ा हुआ, ये भी आपको बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट जो प्राइमरी एजुकेशन वो जैन स्कूल से हुआ, कलकत्ते के अंदर। दूसरा पॉइंट का एक ही बात है भाई, हर बात का उत्तर नहीं मिलता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो काम छोड़ देने का ना, क्यों करोगे उसको? वो आप स्कूल की आदत तो खराब, आपकी स्कूल कॉलेज की आदत अभी तक गई नहीं है, उसी के पीछे पड़े हो। हमको विजय केडिया बनना है। अब तो विजय केडिया बनने के लिए मैं बोला कि भाई देखो, जाती हुई चलती हुई ट्रेन का, जाती हुई बस का और भागती हुई लड़की का पीछा नहीं करने का लाइफ में। जाने दे, ट्रेन भी दूसरी आएगी, बस भी दूसरी आएगी, वो भी दूसरी आएगी। गुड एग्जाम्पल। सिंपल है वो लाइफ का, ये लाइफ में यही है भाई, पीछे नहीं पड़ने का। क्यों पढ़ने का? मेरे को नहीं समझ में आता आईपीओ का, मैं नहीं करूंगा। कोई उसी में पैसा कमाया जाता है ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे वर्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। भाभी जी से खुश हो ना? थैंक्स। उधर ही ध्यान लगाओ। ऐसे विजय केडिया बनने के लिए गाना भी गाना पड़ेगा, सो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सेकंड लास्ट रो में एक भाई साहब बैठे हैं, उनको एक माइक दें और बाद में आपके पास आऊंगा। बट पहले सेकंड लास्ट रो में जो भाई साहब हैं प्लीज, जिन्होंने हाथ रेस किया है। हेलो है भाई। मेरा मैं माई सेल्फ और रश्मिकांत डी शाह, मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया हैज ए ग्रोथ स्टोरी टुडे, चाइना डज नॉट हैव इट। तो इंडिया का जो अपकमिंग सेक्टर्स है, जो फ्यूचर है, वो कोई भी नहीं दिखा रहा है। इधर आपने जो ये इन्वेस्टर क्लास रखा है, तो जो भी इन्वेस्टर आता है या जो भी एक्सपर्ट आता है उसको वो दिखाना चाहिए, तभी रिटेल इन्वेस्टर या अनएजुकेटेड पर्संस उसको समझ पाएंगे। वो तो कोई नहीं कर रहा है। तो ये क्लास का मतलब क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है सर। सर आप सुबह से बैठे थे? हाँ जी। तो ऑब्वियस है कि ये सब लोग स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, बट मिस्टर नरेंद्र मोदी है। बट कैन आई प्लीज फिनिश विद ड्यू रिस्पेक्ट? थैंक यू। नहीं, नो नीड टू बी, आप बुजुर्ग हैं। बट शायद आपने अगर कल्पेन पारेख और राजीव ठक्कर जी का जो सेशन सुना, तो वहां पे आपको पता चला कि वो कौन से सेक्टर्स पे बेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनको शायद बैंकिंग में फ्रॉड नहीं लग रहा है, वो कॉशियस हैं, लेकिन बैंकिंग पे शायद थोड़े कंस्ट्रक्टिव हो। उनके पोर्टफोलियोज के बारे में बात बताया। फिर अशोक दमानी जी ने स्पोर्ट्स सेक्टर पे बात बताया कि वो बुलिश हैं, वो एक और थीम आई। अभी 10 मिनट पहले मैंने विजय केडिया जी से भी पूछा कि आपको कहाँ पे लग रहा है, तो उन्होंने टूरिज्म के बारे में बताया और 1-2 सेक्टर्स के बारे में बताया। तो बात तो हुई है सर, बात तो हुई है, वो फ्यूचर की बात नहीं है। फ्यूचर की बात है सर। नहीं। अच्छा विजय आई डिसएग्री विथ इट। ओके, एक मिनट, ये आपके सवाल मैं वापस पूछ देता हूँ और बाद में किसी और को पूछता हूँ। आई एम ऑल्सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आई होल्ड
80 companies in my portfolio. अमेजिंग सर, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं कई हिसाब से, बट फिर भी हाँ, It may be 100 or 110, but I am Very good, quoting sir. 80. ठीक है। आपने जो पूछा मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ विजय केडिया जी से, ठीक है? ठीक है. ओके, पूछो, थैंक यू सर। But I want to explain हाँ जी, the future growth comes from non-conventional energy डन सर। मैं करते हैं and दूसरे defense लोगों को- sector and marine sector for India. सुपर सर। मैं विजय केडिया जी को पूछ लेता हूँ आपका सवाल। थैंक यू सो मच। विजय जी, एक बार वापस पूछता हूँ आपसे, उन्होंने बताया शायद बात नहीं हुई है। इंडिया के फ्यूचर को लगते हुए कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लग रहा है कि पैसा बन सकता है? तो वही मैंने बोला कि देखिए, कोई बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसके सारे ऑर्गन्स उसी प्रोपोर्शनेट में बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाथ बड़ा नहीं हो गया, टांगे बड़ी हो गई, बराबर है। सभी उसी प्रोपोर्शन में सब बड़े होते हैं, वैसे ही कान बड़े होंगे, एक प्रोपोर्शन जो भगवान ने वैसे बनाया है। तो वही मैं बोला, जब 12-13 ट्रिलियन छोड़ो, 30-40 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 अभी लंबा है अमृत काल के अंदर में, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। 2030 तो भी 32 बाजू में है, जहां पर 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने वाली है। तो ये चतुर्मुखी विकास होने वाला है। जो विकास होएगा, आप 12-13 ट्रिलियन की आप 3.5-4 से 4 गुना, अगर आप 3 गुना की आप बातें कर रहे हो, तो खाली ऐसा नहीं होगा ना कि एक सेक्टर बढ़ गया दूसरा सेक्टर पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा जी। तो ये हर चीज का सेक्टर बढ़ेगा, कम और बेसी की बात हो सकती है। तो जो मेरे को, मेरी जो बुद्धि से लगता है, जो मेरे, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सही है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मेरे को लगता है जैसे टूरिज्म है, इसके अंदर में देखिए, गवर्नमेंट जहां पर फोकस करे, आप मेरे बोलने पर मत जाइए, आप सिंपल समझिए, जिधर गवर्नमेंट का फोकस होना वो सेक्टर प्रगति करने वाला है। ये बड़ा सिंपल एकदम, दुल्हन वही जो पियामन भाई। तो आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं रिसर्च करके हो सकता है मैं वो शेयर्स नहीं ले पाऊं, या मैं कल बेच दूं कोई दूसरे कारण से। आप खुद देखिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या बोला है, गवर्नमेंट बार बार क्या पॉलिसी बोलती है, क्या बार बार ये गवर्नमेंट का कोई ना कोई मिनिस्टर आकर बोलता है कि मैं ये करूंगा। गडकरी जी क्या बार बार बोलते हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क हो गए पूरी दुनिया के अंदर में, हम अमेरिका से ज्यादा रोड नेटवर्क इंडिया के अंदर में, चाइना के बाद के अंदर में हमारा। तो जस्ट वो बार बार क्या बोल रहे हैं, सुनो उनको, मैं डीजल बैन कर दूंगा, मैं डीजल पे इतना टैक्स लगा दूंगा कि तुम्हें डीजल यूज नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खाली यूज करना पड़े। तो गवर्नमेंट को फोकस कीजिए, गवर्नमेंट की इंटरव्यू सुनिए, वो क्या बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अपॉर्चुनिटी होगी, जिस तरह से वो बातें कर रहा है। टूरिज्म के लिए बोल रहे हैं कि अभी टूरिज्म 3 तरीके से होता है, क्या तो आप रिलीजन के लिए टूरिज्म करते हो, या फन के लिए करते हो, या एक्सपीरियंस के लिए करते हो, बराबर बात है, और या एडवेंचर के लिए करते हो। तो बार बार गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे को टूरिज्म में फोकस करने का है। लोग चले जाते हैं इधर उधर, ये सब ज्यादातर थाईलैंड चले जाते हैं, बड़ौदा वाले तो बहुत मेरे को कहीं अब ये इतनी हंसी क्यों आ गई थाईलैंड के नाम से, वहां तो वाटर स्पोर्ट्स है बहुत ज्यादा वहां पे। हाँ, तो मतलब है कि आप उसमें ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट का कहां पर फोकस है, किधर पॉलिसी आ रही है, वही स्टोरी है भाई। जब वो स्टोरी अपने पास आती है ना, तो हमको उस पर विश्वास नहीं होता है, हमको लगता नहीं है कि ये स्टोरी इतनी बड़ी बन सकती है क्या, लेकिन इतिहास ये बताता है कि वो स्टोरी बड़ी बनती है। तो जिधर गवर्नमेंट का, जिधर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बोलते हैं आके कि हाँ भाई मैं इसमें एक्सपेंशन करना चालू किया, मेरे को लग रही है इतनी डिमांड, आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनो, जिंदगी में कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, फ्यूचरिस्टिक जो आप बातें कर रहे हो, आप जो डेटा पढ़ते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, जो सारा पास्ट का है, सारा फ्यूचर का इंडस्ट्रीज खुद आकर बोलता है आपके जैसे चैनल के ऊपर में, ये डिमांड है। जैसे आपने पावर का डिमांड बोला, ये बोलने की बात नहीं है, हर दिन पेपर में आता है कि डेटा सेंटर के कारण पावर कितनी डिमांड, एआई के चैट जीपीटी 12 गुना पावर यूज करता है, और ये चैट जीपीटी का जमाना भी आने वाला है। तो इसका मतलब पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। इसका मतलब पावर जो जनरेट करता है, पावर जो सप्लाई करता है, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर की जो एंसिलरीज है, उन सब के अंदर में बूमा बूम होने वाला है। वो स्टोरी आपको बैठकर ढूंढनी है। तो ये स्टोरी इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर में है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। सर आपका क्वेश्चन को जवाब दिया कि वापस आप कुछ बोलेंगे? नहीं, we'll have to ask other people for their questions. वैसे बड़ौदा बेवजह बदनाम है, पूरा इंडिया थाईलैंड जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ौदा जाता है। आप वैसे ही बड़ौदा को बदनाम कर रहे हैं वैसे। और आई थिंक मैंने जो लास्ट 15 मिनट गुणवंत जी का सेशन भी देखा, उन्होंने वहां पे भी उन्होंने बताया, ये BIS वाला जो पॉइंट था काफी इंटरेस्टिंग है, रिसाइकलिंग वाला जो पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंग है। ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ये थोड़ी, और सर क्या है ना, कोई हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर कंसल्टेंट ना, अगर शेयर्स का नाम लेंगे कल माधु जी हमको पकड़ के बुला लेगी सेबी के अंदर में,
आप तो आओगे नहीं बचाने के लिए कि आप मेरे कदम, आप मतलब कोई भी आएगा नहीं सर, हमको लेने के देने पड़ जाएंगे, ना उदू का लेना ना माधो का देना। तो इस बोलकर शेयर्स का नाम कोई नहीं लेगा सर, ये हिंट है, इसी में से आपको ढूंढना पड़ेगा, इसी में से आपको चुनना पड़ेगा, बात है। बाकी आप ऑफ द रिकॉर्ड मिलेंगे, यहाँ पर तो ड्राई डे है तो बोल ड्राई रहता है तो बताना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा पार्टी वार्टी आप कीजिए तो फिर हम लोग फिर आकर थोड़ा सा बताते हैं थोड़ा सा। Lovely. Yes, please. The gentleman in the black shirt and then the gentleman here, please. Yeah. We have exactly 8 minutes. So let's rush through. Good afternoon, everyone. नीरज सर, विजय सर, गुड आफ्टरनून। वैसे आपने आंसर दे दिया, बट स्टिल देयर वाज अ क्यूरियोसिटी। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग जस्ट लास्ट ईयर, आई मीन 1 year ago. Myself Abhay Shah, I am from Surat. My question is, as a retailer, जैसे आपने सर आपके बहुत सारे हम अपडेट्स देखते रहते हैं, जैसे कुछ ना कुछ कंपनीज में आपने बहुत बड़ा स्टेक लिया एंड व्हाटएवर, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि रिसर्च सपोज हमने कर लिया है, अलोकेशन करना है, बट देन जैसे आपने कहा कि अलोकेशन बड़ा नहीं कर पाते, तो समवेयर आई फील कि मैनेजमेंट को न मिलने के कारण इज इट सो दैट ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं तो व्हाट इज इट? थैंक यू सर। सर मैं मेरा लाइफ का हिस्ट्री बताता हूं, जब मैनेजमेंट से मिले ना बेड़ा गर्क हो गया। और मैं आपको सही बोलता हूं, ये छोटे मोटे मैनेजमेंट हो जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में जो इन्वेस्ट करता हूं, वो मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम है कि वो क्या कल क्या बनने वाला है। और ये कोई घमंड के साथ में नहीं बोलता हूं, क्योंकि जो जितने डेटा वो पढ़ते हैं उससे ज्यादा डेटा अपने इन्वेस्टर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बॉल का मैनेजमेंट को भी कुछ नहीं मालूम है, उनको भी विजन है। प्रॉब्लम क्या है ना भाई साहब, अपना विजन अगर होता है 1-2 दिन का या 1 क्वार्टर का, तो मैनेजमेंट आपको विजन देता है 1 साल का 2 साल का। अगर मेरा विजन है 15 साल का, या जो मैं बोला इनडेफिनेट पीरियड का मेरा विजन है, तो मेरे को मैनेजमेंट क्या विजन देने वाला बताइए। उसका खुद का तो विजन होना चाहिए पहले 15 साल का, वो क्या आपको बताएगा। तो आप ये समझिए, मेरे को नहीं लगता है, और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, हम अपने जैसे आदमियों के लिए मैनेजमेंट मिलेगा भी नहीं अपने को। दूसरा, मैनेजमेंट मिलने भी जाते हैं ना, तो अपने को उसको बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि वो उसको भी मालूम आप किसके लिए यहां पर आए हो, बराबर है। तो आप जो भगवान से मांगोगे वही आपको एवं अस्तु बोलने वाला हो। आपको उसको मालूम आप तेजी का भाषण सुनने के लिए आए, वो आपको तेजी का बात बोलेगा भाई। तो मेरे को नहीं लगता है कि मैनेजमेंट से कोई मिलके कोई आपको होने। और दूसरा एक बात हो रहा है, एक एडवांटेज ऐसा है, अभी सब मैनेजमेंट टीवी पे आते हैं, कॉल करते हैं, ज्यादातर जो भी अच्छे मैनेजमेंट है सब लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, ब्रोकर्स लोग उनमें मैनेजमेंट को सबको उनको बुलाते हैं, उनका सारा ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है, सीबी से डिसाइडेड है कि उनको उसमें डालना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, सारे डेटा तो आते हैं। मैनेजमेंट से मिलकर क्या उसका चेहरा देखोगे, टाई कौन सी पहन रखा है, पैंट कौन सा पहन रखा है, क्या लेना देना भाई, अपने पैसे का है उसके पास में। तो मेरे को नहीं लगता मैनेजमेंट से मिलकर, लेकिन उसको पढ़ना, उसको जानना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, उसकी हिस्ट्री देखना, रीड बिटवीन द लाइन एंड ट्राई टू रीड व्हाट हैज नॉट बीन स्पोकन, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रॉब्लम है कि बड़ा स्टेक करना या बड़ा उसमें काम करना, वो फिर उल्टा भी हो सकता है उसके लिए। मैनेजमेंट को देखना है तो एनडीटीवी प्रॉफिट पे देख लो यार। जस्ट किडिंग। ओके, देयर वाज अ जेंटलमैन हियर, यस प्लीज। Good afternoon, sir. Myself Ronak Shah. I am also a long-term investor. आपके लिए एक 2 क्वेश्चंस है जो आप अगर आंसर कर पाओ तो थैंक यू वेरी मच। इट इज रिलेटेड टू, मान लो आपने बताया कि एक मिनरल खोज रहे हो आप एक समुद्र में से, तो उस एक मिनरल आप खोज रहे हो समुद्र में से, मिनरल आपको हर रोज तो नहीं मिलेगा, कभी कभार मिलता है, तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट एंड आप कैसे एलोकेट करते हो? मतलब आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो आप 10 रुपया 20 रुपया, और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो स्ट्रेटेजिकली? तो प्रिपेयर तो मैं ऐसा करता हूं सर, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी बगुले की, तो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो बगुले को बोलते हैं बगुला भगत, मालूम आपको? अच्छा ठीक है, तो बगुला भगत उसको क्या बोलते हैं, बगुला समुद्र में या समझिए तालाब के अंदर में खड़ा रहता है, और वो भगत के जैसे चुपचाप आंख बंद करके एक पैर पे एकदम बस चुपचाप खड़ा है। मछली को मालूम नहीं पड़ता कि इधर कोई आदमी खड़ा है या कोई हलचल नहीं हो रही है, पानी में रिपल्स कुछ नहीं आ रहे, जो भी मछली उसके पास में आती है वो चोंच मार के उठा लेता है और खा लेता है, और बाद में फिर चुपचाप शाना बन के खड़ा रह जाता है ऐसे। इसलिए उसको बोलते हैं बगुला भगत। ये हिंदी का आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ है, अपॉर्चुनिटी आने के लिए आपको पानी वानी पूरा शांत करके काम होकर चुपचाप बैठकर किनारे बैठकर मजा करना पड़ता है एकदम आराम से। सर
थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ क्वेश्चन। मतलब मुझे पता है कि अभी ये शेयर आपने जो बताया कि अच्छा है और उसका सही टाइम आया क्या लेने के लिए, बट जैसे म्यूचुअल फंड के पास तो हर रोज पैसा आता है, अपने पास हर रोज पैसा नहीं आता है, तो उसका जो अलोकेशन होता है कि आपका पोर्टफोलियो का इतना परसेंट नए शेयर में डालेंगे आप और उसको एलोकेट करोगे, तो उसका पैसा आप कैसे विड्रॉ करके मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी होती है आपकी ऐसी? तो मैं तो म्यूचुअल फंड मेरे पास तो है नहीं, मैं तो म्यूचुअल फंड का काम नहीं करता हूँ भाई, मैं तो प्रोप्राइटरी खुद का ही काम करता हूँ, कोई एडवाइजर ब्रोकर नहीं हूँ मैं। तो मेरे को क्या होता है कि जैसे सपोज अगर मेरे को कोई स्टोरी समझ, मैं कई बार, मैं आपको पहले और दोनों को इंक्लूड करके बताता हूँ, मैं कभी कभी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए 10-10 साल वेट करता हूँ। मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये कंपनी अच्छी है। और एक जगह मैं बोला हूँ CNBC पे यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे समझिए कोई एथलीट जिसने कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया लाइफ के अंदर में, और जब वो बीमार पड़ता है या जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो मैं उस पर अपनी नजर लगा देता हूं कि ये एथलीट या ये कंपनी एक टाइम पे बहुत अच्छा की, इसका मतलब उसके DNA में है, अभी आउट ऑफ द फॉर्म है ये जब रिवाइवल होगी मेरे को इसके अंदर में पैसा लगाना है। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको भी आप बोलते हैं, तो कभी कभी उसमें कंपनी मर भी जाती है, इसका मतलब हर जगह ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ऐसे बताया। तो मैं उसके लिए वेट करता हूं। जब मेरे को लग रहा है कि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है और ये कंपनी शायद अब अच्छा करेगी, तो मैं मेरे थोड़े थोड़े शेयर इधर उधर बेच देता हूं। मैं उसको समझे किसी के अंदर में समझो 1 लाख शेयर है तो मैं 10,000-15,000 शेयर बेच दूंगा और बेच कर, क्योंकि मेरे को उसमें अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस करूं तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। मेरे लिए वो बड़ा वो एक पैशन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। जैसे समझो जैसे ड्रग का एडिक्शन होता है ना, मेरे लिए वो कंपनी का शेयर्स लेना फिर एडिक्शन हो जाता है मेरे लिए। तो कुछ ना कुछ करके रखे मैं उसमें शेयर्स लूंगा, ऐसा ही कुछ आपका जवाब। यस सर। और सर फिर आप उसको एड अप करते हो? very quickly you have 1 minute, finish your question. सर उसको आप एड अप करते हो बाद में कि वन शॉट हो गया, आप बिल्टअप करते हो या वन शॉट हो गया वो? नहीं, वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे। मार्केट में जैसे अब मेरे को लेना है तो तुरंत ही है, रात को ही लेने का, खत्म ही करने का मेरे को। हाँ, वो नहीं मिलता है तो रुपए नहीं, फिर सर्किट लगा कर लेता हूँ, नहीं मिलता दूसरे तीसरे दिन लेता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ, तब तक बाजार में मालूम पड़ जाता है, फिर और भाव बढ़ जाता है। तो चेष्टा करता हूँ कि 1 2 3। ठीक है, one last question. Anybody? Okay, हाँ, sorry, we had promised him, so one last question to him, please. Sir, is there any short-term profit? शॉर्ट टर्म I प्रॉफिट cannot wait for a longer period. एकदम है सर। आप डेल्टा को गोवा जाइए, गोवा चौकस मेरे पास नहीं है सर शॉर्ट टर्म में, तो सॉरी। हाँ मेरे पास। Okay, with that, it's a wrap. Janvi, over to you. But thank you so much. This was lovely. एक गाना विजय भाई at the end. गाना यहाँ पे. नहीं, he won't sing मेरे लश्के कमर for sure. हाँ, YouTube वाला या यहाँ पे एक गाएंगे। थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू। चलो जानी, this is it. No, he's not. He knows that. All right, thank you very much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for a fantastic session with Mr. Vijay Kedia. And it has indeed